पीछे क्लास में जो हम लोगों को डिस्कस हम लोगों ने किया था कि व्हाट इज़ द जीएसटी, उसका आइडिया आपको होने लग गया। व्हाट इज़ द जीएसटी? तो जीएसटी से पहले जो हम लोगों के टैक्स चला करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स? ये तो क्लियर हो गया आपको? यस सर। इज देयर एनी डाउट? नो। तो जो लोग उस दिन नहीं थे, आपका कोई ग्रुप होगा, आपस में आप लोग बात करके उनको शेयर कर दीजिए, या आगे मौका मिलता है तो फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में पड़ा रहेगा कि डायरेक्ट में पैसा भी देना है, बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में पैसा भी देना है, साथ में डॉक्यूमेंट्स भी देने हैं कि हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका प्रूफ ये है। ये दोनों काम जब एसएससी को करने हैं, देन इट इज़ डायरेक्ट। When money is going from the person's pocket, but he is not liable to disclose the facts or disclose the documents regarding such money, and such liability to produce that documents is lies with person which is uh, in the channel। जो अगले चैनल में है उसको देने हैं डॉक्यूमेंट्स, और कलेक्ट कर लेगा वो मनी भी फिर उसको देनी है, तो देन इट इज इनडायरेक्ट। ऐसे समझ लीजिए, जेब से आपके पैसा जा रहा है, और जब आप पैसा भी सरकार को जमा करो और साथ में कागज भी जमा करो जिसको आप बोलते हैं रिटर्न, नाम आपने सुना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न मीन्स द डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम एंड द रेट्स अप्लाइड एंड वट एवर द टैक्स वैल्यू इज कैलकुलेटेड इज डिपॉजिटेड एज पर दिस रिटर्न। तो जब ये दोनों काम आप करते हैं, देन इट इज डायरेक्ट। और आप सब बाजार से कुछ खरीद लाते हैं, 100 रुपए की चीज, 10 रुपए उसमें टैक्स है, आपने तो 110 रुपए दिए, पर अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको कोई भी उसका नोटिस नहीं आएगा कि भाई ये जो 10 रुपये आप सामान 100 का खरीद ले गए थे, इसका 10 का टैक्स आपने नहीं भरा, बिकॉज यू आर नॉट लाइबल। लाइबल इज सच पर्सन विच इज सेल दैट प्रोडक्ट टू यू, वो लाइबल है। और वो बताएगा कि मैंने ये नंबर का ये क्वांटिटी का प्रोडक्ट बेचा जिसपे 10 रुपये टैक्स था, इस बिल के हिसाब से ये मैं जमा कर रहा हूँ, हालांकि वो 10 रुपये उसने आपसे कलेक्ट किए हैं, आपकी जेब से गए। मीन्स बर्डन इज शिफ्टेड, बर्डन शिफ्ट हो रहा है, ठीक। लेकिन डॉक्यूमेंट वही प्रोड्यूस करेगा जो अगले चैनल पे जिसने आपसे कलेक्ट किया है। इतनी बात हमारी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हो गई थी। अब अगली बात कर लेते हैं आपसे हम कि ये जो टैक्स है इसको लगाने का अधिकार भारत सरकार के पास है, ठीक, या सरकारों के पास है। तो हमारे संविधान इन द कॉन्स्टिट्यूशन 2 लिस्ट आर देयर इन 7 शेड्यूल। जो हमारे संविधान में 7th शेड्यूल है उसमें 2 लिस्ट है, ठीक। वन इज द यूनियन लिस्ट एंड वन इज द स्टेट लिस्ट। ये दोनों बिल्कुल क्लियर है, मीन्स द थिंग्स डिफाइंड कि किस पे यूनियन गवर्नमेंट का पूरा अधिकार है और वो टैक्स या कोई भी चीज़ ला सकती है, कानून बना सकती है, और किस पे स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है, वो उस पर कानून ला सकती है और बना सकती है गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एक तीसरी लिस्ट होती कंकरेंट, जिसपे दोनों ही लोग अपने कानून बना सकते हैं, ठीक, जिसपे दोनों ही लोग कानून बना सकते हैं। ये होते हैं कुछ आइटम डिफाइन होते हैं कि जो केवल यूनियन के पास है, कुछ आइटम डिफाइन होते हैं जो केवल स्टेट के पास है, और कुछ आइटम डिफाइन होते हैं जो दोनों के पास डिफाइन। ओके, तो नाउ क्योंकि टैक्स केवल सरकार कलेक्ट कर सकती है, और जब केवल सरकार कलेक्ट कर सकती है तो सरकार हमारे यहाँ 2 हैं, एक राज्य सरकार भी है और एक केंद्र सरकार भी है। तो अब जो ट्रेड है ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा हुआ करती थी। व्यापार से होने वाला टैक्स स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता था जब तक जीएसटी नहीं आया। समझते जाइए सारा सिस्टम क्या है, ठीक। हमारे यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 है, ये इम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि वो कोई भी कानून बना सकती है। तो इस एम्पावरमेंट के तहत गवर्नमेंट इस क्या करती है, कानून लाती है आपके लिए। इस एम्पावरमेंट के तहत वो जीएसटी लाई आपके लिए। लेकिन अब जो ये ट्रेड से रिलेटेड था, ये स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता था, इस पर स्टेट टैक्स लेता है बिकने वाली चीज़ों पर,
ठीक, जो अभी आपके यहाँ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, यानी जिस राज्य में जो बिक्री हुई उस पर जो भी निर्धारित टैक्स रेट है उस पर टैक्स कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उस पर टैक्स कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट। अब हुआ क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये पीछे का इसका ओवरव्यू पूरा समझ नहीं आएगा, आपको बस रटी रटी चीज़ें जो न्यूज़ में मिलती वो मिल जाएंगी कि एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये हो गया, एक जर्नल। लेकिन जब तक समझ ये पूरी नहीं आएगी कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हुआ क्या और इसका रियल रेलिवेंस क्या है, तो समझ अच्छे से नहीं आएगा, लिखने में हमेशा दिक्कत करता रहेगा। जब ग्लोबल ट्रेडिंग शुरू हो गई और इंडिया WTO में का मेंबर बन गया, तब क्या हुआ कि आपको कई सारी कंपनीज आपके यहाँ आनी है, आपको कई जगह व्यापार करने जाना है। नाउ व्हाट इज द ग्लोबल विलेज? If you are going to trade in other countries and other countries companies are going to come in India for trading, then अब अगर कोई बाहर की कंपनी आ रही है तो वो क्या करेगी फिर? अगर उसको यहाँ पर बेचना खरीदना कुछ करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हमारे यहाँ अगर उसको पूरे जितने स्टेट और यूटीज़ हैं, सारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिला लें अगर हम, तो उसको 30-32 यूनियन टेरिटरी और स्टेट में अगर व्यापार करना है तो सब जगह अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराए, हर जगह का अलग अलग अपना खाता रखे, क्योंकि कोई सामान कहीं खरीदा बेचा जाएगा तो कहीं बेचा जाएगा। समझ आ रहा है आपको? तो क्या होगा, कितना कम्बरसम है उनके लिए कि हर स्टेट के लिए अलग अलग, हर स्टेट के लिए अलग अलग। और वो बाहर से आ रहे हैं तो बेचारे सामान ला रहे हैं तो कस्टम भी लगने वाला है उनके ऊपर। हम लोगों ने पीछे हल्का सा डिस्कस किया था कि कस्टम क्या है और एक्साइज क्या है, ये सारा तो ये भी सब लगने वाला है। तो दे वांट टू सम स्मूथनेस और सीमलेस ऑपरेशन ऑफ द टैक्सेस और द फ्लो ऑफ देयर गुड्स इन द कंट्री। तो उनकी नीड थी है, और ये अधिकतर कंट्रियों में चल भी रहा था। तो आपके ऊपर एक प्रेशर था कि आप एक ऐसा सिस्टम डालें कि जिससे कि जो हमारी ट्रेड है, हमने तो फॉरेन का एग्जांपल आपको दिया, हमारा मान लीजिए कोई इंडियन ट्रेडर है और वो इतना एफिशिएंट है कि सारी स्टेट में उसे ट्रेडिंग करनी है। बड़ी कंपनी की एग्जांपल ले लीजिए ना, जो सब जगह काम कर रही है, तो उन्हें हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अपना अलग अलग, हर जगह काम करना पड़ेगा, हर जगह का एक एक डिपार्टमेंट इसी बात का अलग बना दे कि कहाँ हमने यूपी में किस किस जिले में कितना कितना सामान बेचा, क्या क्या किया, उसका ये टैक्स बना, अब यूपी गवर्नमेंट से समझो, अब इतना बना, अब ये MP गवर्नमेंट से समझो, ये महाराष्ट्र से, कम्बरसम। तो इसका इंडियन बिजनेसमैन को भी बहुत फायदा है। तो अगर आपने स्मूथलेस एक टैक्सेशन सिस्टम डाला, मीन्स 1 GST, आप आइए ट्रेडिंग करिए और एक GST से आपका सारी जगह पर काम हो रहा है। अगर आपका एक GST से सारी जगह पे काम हो रहा है, मीन्स नाउ इट इज नीडेड टू बी कंट्रोल्ड बाय एनीबॉडी। क्योंकि मान लीजिए आप, जैसे आप सब लोग अपने अपने आप में एक सेपरेट और स्वतंत्र एंटिटी है, ठीक, हर एक का नाम अलग अलग है, अपने अपने हिसाब से सारा काम कर लो। When you peoples and me also are involved in a class, then there is a mechanism to run this class. What is going to be discussed? What is the nature of the class? What is the duties of the teachers or the student regarding the class? Some type of principles may be open, जो भी इम्पाइल्ड रूप से चल रहे हैं, एक बनेगा ना सिस्टम। नाउ ऑल ऑफ यू विच आर द सेपरेट एंटिटीज, अपने आप में एक सब स्वतंत्र व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक क्लास बन गए ना अपने आप में, एक 6th A ऑफ BBA। अगर मुझे संबोधित करना है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ 6th A ऑफ BBA, और अगर किसी तीसरे पर्सन को संबोधित करना है इस क्लास को तो वो बोलेगा द क्लास ऑफ GST इज रनिंग ऑफ 6th A। वहाँ हम भी शामिल हो गए, जबकि हम भी एक सेपरेट एंटिटी है। मीन्स जब कई सारे ऐसी एंटिटीज को शामिल किया जाए तो सम कंट्रोलिंग सिस्टम इज नीडेड। मतलब कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो हमको आपको सबको चला सके, तब तो चलेगा। मीन्स और यहाँ पर क्या है, सारे प्रदेशों को मिलाना है, तो इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नीडेड। यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल शुरू हो गया। भाई सब तो अपना अपना कानून बना के बैठे हुए थे, सेल टैक्स या वैट सबके यहाँ चल रहा था,
ठीक, सबके यहाँ सेल्स टैक्स और वैट टैक्स चल रहा था। सेल टैक्स पुराना रिजीम था, उससे चेंज हुआ तो वैट आ गया, ये सारे चल रहे थे। लेकिन अब जब जीएसटी लाना है तो सारे स्टेट्स को मिला के एक करना है। तो जब सारे स्टेट्स को मिला के एक करना है तो सम मैकेनिज्म इज नीडेड एंड सम कंट्रोल इज नीडेड। तो यहाँ पर इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्ट्स। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू व्हाट आई वांट टू एक्सप्रेस? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जब सब अपने अपने आप में स्वतंत्र थे और सब अपने हिसाब से, और दिस इज द वेरी प्राइम इश्यू बिकॉज इज द रेवेन्यू कलेक्शन। ये मेन स्रोत है यार। हमारे आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या, अभी आपके लिए सबसे बड़ी चीज क्या, घर से जो पॉकेट मनी मिल रही है यार, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पॉकेट मनी पे पूरा ख्याल रहना चाहिए। अगर ये इतनी मिलेगी तो नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड इन this area or in the this way and this much of portion is separated to purchase a good mobile phone। कुछ आप अलग जोड़ते चलेंगे तो मोबाइल फोन लेना है, तो किस में से करेंगे सब? द रेवेन्यू आर गेटिंग and then the revenue or the government is getting is through taxes। तो स्टेट गवर्नमेंट को जो भी रेवेन्यू मिल रहा था वो किससे मिल रहा था? टैक्स से। स्टेट गवर्नमेंट तो इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करती, तो स्टेट गवर्नमेंट को जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो क्या है, क्या था? सेल टैक्स या वैट। अब किसी सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि सेल टैक्स और वैट इनमें क्या डिफरेंस है। आज के लिए ओवरव्यू ऑफ द जीएसटी की बात हो रही है केवल। तो ये सबके लिए अपनी अपनी पॉकेट की बात थी, हर स्टेट के लिए। बात समझ आती जा रही ना? तो पॉकेट मनी या किसी की जो मेन वो है उसको मिलाना सच अ बिग थिंग। तो इसका अनाउंसमेंट सबसे पहले 2004 में हुआ कि वी आर गोइंग टू लॉन्च द जीएसटी। सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चिदम्बरम साहब आपके यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थे उनके रेजिम में। लेकिन आते 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 कब आई? मीन्स मैं फोकस कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ आपका, द इंटरेस्ट ऑफ सेवरल स्टेट्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट मैनर। और यहां पर अगर सेंट्रल को कंट्रोल करना था तो सम थिंग्स टू बी अप्लाइड। इसमें किसी स्टेट को कुछ फायदा, किसी स्टेट को कुछ नुकसान, ये हो सकता था। बात समझ आती जा रही है? आगे जब हम डीप में जाएंगे कि ये सीजीएसटी है, सीएसटी, ये बटे कैसे क्या हुआ, तब आपको ये जो क्लास का डिस्कशन है ये बहुत काम आएगा। एक आइडिया आपका बना रहेगा कि इसका बेस क्या हुआ करता था। ठीक, तो हर देश, हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग, या यूनियन टेरिटरी की अपनी अलग अलग कमाई हुआ करती थी। अब उस कमाई के ऊपर एक कोई आके बैठ जाए और वो बोलने लग जाए नहीं अब आपका ऐसा चलेगा, नहीं अब आपका ऐसा चलेगा, तो कौन सुख से मानने वाला है यार? कोई सुख से मानने वाला है नहीं। दैट इज वाई इट इज टेकन अ सच अ लॉन्ग टाइम टू बिटवीन द अनाउंसमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन। किसी राजनीतिक बात को आप मत सुनिए, ठीक, किसी की भी उसको मत देखिए, किसी की अच्छाई किसी की बुराई को, लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ द बिजनेस यू मे नो कि इतनी देरी क्यों हुई यार। आज गवर्नमेंट को कोई लॉ लाना है उसे कितनी देर लगती है? अभी लोकसभा में लेके आए और 4 दिन के बाद अभी राज्यसभा से पास करा देंगे, बन गया लॉ। इसको इतना समय क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स रिगार्डिंग द रेवेन्यू इज इन्वॉल्व। अब अगर आप उसमें कुछ करने जा रहे हो तो बड़ा हेजिटेशन है, क्योंकि सीधे सीधे स्टेट्स को लग रहा है कि यार अब तो अगर इन्होंने कुछ ऐसा डाला तो नाउ यार ये मुझे पैसा मिलने वाला है, अब इसमें ये कमी हो जाएगी। अब हम तो डिफरेंट रेट्स आर प्रिवेल्ड इन द डिफरेंट सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इन द कंट्री। एक ही प्रोडक्ट पर अपने ही देश में कई सारे रेट चला करते थे। किसी रेट को यूपी में 8% से टैक्स किया जा रहा है, किसी प्रोडक्ट को तो हो सकता है उसे महाराष्ट्र में 12% से किया जा रहा हो, तो बंगाल में 6% से किया जा रहा हो, तो किसी स्टेट में उसको 7% से किया जा रहा हो। बात समझ आ रही है आपको? और एक प्रोडक्ट तो है नहीं, एन नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स। किसी प्रोडक्ट को किसी स्टेट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, किसी प्रोडक्ट को किसी स्टेट ने एग्जेम्प्ट नहीं कर रखा है। तो अब जरा उस बिजनेसमैन की कल्पना करिए कि जिसे सारे स्टेट में काम करना है। हाउ कम्बरसम टू सच पर्सन। And the economy and the nature of the businesses are going to be changed। वो बदल रहे हैं दुनिया के हिसाब से, वो बदल रहे थे। और जब तक आप सीमलेस और स्मूथलेस टैक्सेशन सिस्टम नहीं देंगे, हाउ द बिजनेस कंसर्न्स आर गोइंग टू बी रन, कैसे काम कर पाएंगे? हाँ, स्टैंड अलोन बिजनेस वाले वो लोग सब करते रहेंगे कि जिनको एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस करना है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन इन्हें जब जिन्हें 10 स्टेट में करना है तो उन्हें फिर सारा करना पड़ेगा यार। यहाँ पे तो यार बुक्स पे ये रेट लगता है, और वहाँ बेची है वहाँ पे ये रेट लगता है। अब हर जगह का अलग अलग वो हिसाब रखते हैं, हर जगह का एक सर्वर। मतलब डिले इन द ऑपरेशंस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी टू द बिजनेसमैन एंड इन टाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बिजनेसमैन। ये जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो इसका इम्पैक्ट कहाँ होगा? अगर आपके ऊपर 10 काम लाते ही चले जाएं हम मेन काम से हट के, तो आपका जो मेन काम है उस पर असर पड़ेगा पड़ेगा। तो सेम अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट और आपके ऊपर बहुत सारे काम लाद दिए जाएं, घर से इधर से उधर से, तो अब उनके लिए आपको टाइम सेपरेट करना पड़ेगा, उनके लिए एनर्जी सेपरेट करनी पड़ेगी। तो फाइनली आप स्टडीज़ पर एनर्जी और टाइम कम दे पाएंगे, और अगर कम दे पाएंगे देन द रिजल्ट इज डिफरेंट। अगर आप पूरा टाइम दे पा रहे हैं देन द रिजल्ट आर द डिफरेंट, एंड इफ यू आर गोइंग टू give your some less amount of the time then the results are the different. Same with the businesses which are operating in the whole country and the businesses which are pan India nature. उनमें क्या हो रहा है, उनको दिक्कत हो रही है, और उनको अगर दिक्कत हो रही है तो ऑपरेशंस पे फर्क आएगा, और ऑपरेशंस पे फर्क आएगा तो रेवेन्यू पे फर्क आएगा, और रेवेन्यू पे फर्क आएगा तो अर्निंग पे फर्क आएगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो कंडीशन ऑफ द मार्केट इन द वर्ल्ड चल रही है उसके साथ आप अडेप्टेबल नहीं हो पाएंगे, और अगर आप मार्केट कंडीशंस ऑफ द वर्ल्ड के साथ अडेप्टेबल नहीं हो सकते तो आपकी इकोनॉमी कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी उस रेशियो में, और compete नहीं कर पाएगी वर्ल्ड के साथ। और आप WTO के मेंबर बन भी चुके हैं, तो ऐसा बहुत सारा प्रेशर था कि जिसके कारण आपको GST लानी थी। ठीक, वन थिंग 2004 में अनाउंस हो गई, और 2000 कब आई है? एनीबॉडीज एनी आइडिया कब आया है GST हमारे यहाँ? अभी सब्जेक्ट है और तुम लोगों का भी एग्जाम होगा ही यार। बाकी मान लो जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाली दीदी है, जो हो सकता बच जाए, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। 17 में आया सर शायद। ओके, ठीक। तो अब आप लोग तो बिल्कुल जागृत हो। खैर हम आगे सब नोट्स में कराएंगे। ठीक है अनमोल जी। तो कितना समय लगा इसका एक आइडिया हम आपको दे रहे हैं। बिकॉज द रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स आर द डिफरेंट। और फिर हमारा देश है जहाँ पर कोई इंटरेस्ट है तो वहाँ पर उसके साथ में क्या शुरू हो जाता है? फॉरेन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स ने, और पॉलिटिक्स भी सेकेंडरी है, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ने बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कराई। और जब इसका एक सिस्टम सही बन गया तब फिर क्या हुआ, तब आप इम्प्लीमेंट इसको कर पाए हैं, क्योंकि सेंट्रल मैकेनिज्म का कंट्रोल तो चाहिए ही। ठीक, तो आपका आर्टिकल 368 ये आपको अलाउ करता है कि आप, गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकती है, लॉ ला सकती है, किसी भी चीज़ पे कानून ला सकती है। ठीक है, तो GST को लाया गया 101 101 नंबर के अमेंडमेंट के थ्रू इसको इंसर्ट किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये आपके लिए लॉ बन के सामने आ गया। आगे इस पर जिस दिन लेक्चर लेंगे कैसे आया है तो वो पूरी डिटेल से उस दिन सारी बातें हम आपको नोट करा देंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी रहेगी। अभी ओवरव्यू के हिसाब से है कि आपको आज की क्लास में हम ये आइडिया देना चाहते हैं कि जो दिक्कतें हैं ये कहाँ से ये हुआ, वो अगर समझ आ जाएंगी तो आगे की स्टडीज आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। आप उस समय मुझसे ज़्यादा क्वेरी नहीं करोगे कि ये कैसे हो गया सर, ये क्या था, ये मेरी बात समझ नहीं आई। तो अब हुआ क्या कि व्हेन सेंट्रल इज गोइंग टू इंटरवीन, अब अगर सेंट्रल इंटरवीन कर रही है तो अब क्या करना पड़ेगा। मान लीजिए होता क्या था कि अगर किसी ने यूपी में खरीदा और यूपी में बेच लिया तो कोई झगड़ा नहीं है, यूपी सारा टैक्स ले लेता था। अब किसी ने सामान यूपी में खरीदा और बेचा महाराष्ट्र में, तो क्या होगा? पुराने टैक्स रिजीम में पुराने टैक्स रिजीम में क्या होने वाला है? एक काम करते हैं, एक रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि एक रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से कि प्लीज़ कोशिश ये करिए कि कोशिश ये करिए बेटा कि हमारा जो टाइमिंग है, जैसे हमने 11:05 डाला था, तो हार्डली 11:15 तक ज्वाइन कर लिया करिए। ठीक, क्लास को हम सब लोग मिलकर बड़ा अच्छा बना सकते हैं।
और तभी अच्छा रहेगा भी भैया। हम सारे लोग मिलकर इसको बड़ा अच्छा बनाए। ऑनलाइन का मतलब इस तरीके से मत रखिए कभी भी कोई चला आ रहा है, ठीक। दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, इसको आप कर लीजिए, क्योंकि कल तक और रिक्वेस्ट करेंगे हम, फिर मंडे से इसका ध्यान रखेंगे हम और एंट्री डिनाई कर देंगे। जो भी देर से आने वाले हैं वो ना आए, 10 लोग हो लेकिन सही हो। ओके ये सर, ओके सर। जब तक आप इन्वायरमेंट अच्छा नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी काम बेटा अच्छा हो नहीं सकता है, ठीक है। तब तक कोई काम अच्छा नहीं हो सकता है, और इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये तो हमारे क्लास के लिए इन्वायरमेंट है। हम आप तभी बहुत सीरियस और अच्छे ढंग से बात कर पाएंगे, इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे, जब हम आप बिल्कुल सीरियस होंगे। और सीरियसनेस कभी भी कोई चला रहा है, दिस इज नॉट द सीरियसनेस। एक दूसरे ढंग से हम आपसे बात कर लेते हैं। 11:05 का टाइम है और हम आपको मीटिंग ज्वाइन करा दें और हम ही ना आए 20 मिनट तक, व्हाट यू फील एट दैट टाइम? कुछ अच्छा तो नहीं सोचेंगे आप हमारे लिए? यार ये क्या तरीका है, या मीटिंग ओपन ही नहीं करें, आप ट्राई करते रहे, ओपन नहीं हो रही है, तो क्या फील करेंगे आप मेरे लिए? तो यहाँ हम एक इंडिविजुअल है, आप 10 लोग मुझे एसेस कर सकते हो, मेरे लिए तो हर बच्चा एक इंडिविजुअल है। समझ आ रहा है ना? हर एक इक्वली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पढ़ें अच्छा, ये तो जरूरी है ही है, पर आगे जब भी जॉब में जाना है तो अगर अच्छी आदतें पड़ जाएंगी तो वो बहुत काम आएंगी। हो सकता है इस समय मेरी बात आपको थोड़ी देर खराब लगे, किसी को लग सकती है, बट प्लीज़ ये आगे आपके लिए बहुत अच्छी है। और सैटरडे तक हम आपको और टाइम देंगे, उसके बाद मंडे से हम ये ध्यान रखेंगे कि जब हमारा टाइम है उसके बाद 10 मिनट तक बस, उसके बाद डिसअलाउ, ठीक। एग्री हैं आप लोग? यस कोई सर। जबरदस्ती नहीं करनी है यार, ठीक, ओके, थैंक यू। यस सर। तो अब हम लोग इस पे बात कर लेते हैं जल्दी से कम से कम आज की क्लास में कुछ तो आपको मिले। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग सीख चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि जीएसटी को हम लोगों ने कैसे डाला या डाल पाए। तो आपको ये बात समझ आ गई है कि ये स्टेट गवर्नमेंट का इंटरेस्ट हुआ करता था। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना है तो उसने एक सिस्टम डाला। हाँ, मैं ये बात कर रहा था कि अगर कोई सामान किसी स्टेट में बिक रहा है तो वहाँ पे जो पहले टैक्स लगा करता था वो वैट था, जीएसटी के पहले। उसके पहले सेल टैक्स था, तो सेल टैक्स और वैट का डिफरेंस किसी अलग क्लास में। तो एक वैट हुआ करता था या सेल टैक्स था, ये मान लीजिए आप। तो उसने वहीं बेचा, वहीं खरीद लिया, कोई झगड़ा नहीं। जिस स्टेट में बिका उसका उसने रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया। अब एक स्टेट ने, यूपी ने महाराष्ट्र को सामान भेजा, ठीक, क्योंकि यूपी में बिका। तो वॉइस नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही क्या? देवांश बाजपेयी सेइंग वॉइस नहीं आ रही है। यस सर, यस सर, यस सर। बेटा सबको सर नहीं आ थोड़ी रही सी है, कट रही। प्लीज। अतीक। बाकी सब? वो हाँ हाँ, नेट प्रॉब्लम हो जाता है बीच बीच में। ओके। चलो हल्का सा तुम भी यार अपना स्पीकर स्पीकर हिला लो भैया, देवांश, और हम भी हिला ले रहे हैं, चलो, क्योंकि जी बाकी लोगों को सही आ रही है। तो ओके ओके सर, सॉरी सर, सर ओके मेरा सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके बेटा। तो कहाँ था मैं? ओके। तो सेल्स टैक्स एक जगह पर चल रहा है, अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो पहले हमारे यहाँ चलता था सीएसटी, जिसको बोलते हैं सेंट्रल सेल टैक्स। अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान बेच रहा है देन द सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये 2% से 5% की रेंज में हुआ करता था, और जो जिस स्टेट से सामान बेचा जा रहा है वही इसको कलेक्ट कर लेता था ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। क्योंकि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचने जा रहे हो तो बहुत सारी रोडेड यूज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ इंटरवेंशन था कि इस पे मुझे भी टैक्स मिलना चाहिए। वो रेट 2 से 5% हुआ करता था केवल, और वो केवल वो स्टेट कलेक्ट कर लिया करता था जहाँ पे बिक रहा है, मतलब डेस्टिनेशन स्टेट। जैसे यूपी से महाराष्ट्र जाए तो यूपी ने अपना तो सेल टैक्स कलेक्ट ही किया या वैट कलेक्ट किया 10% 12%, और मान लीजिए 2% सीएसटी है, मान लीजिए, तो 2% सीएसटी भी कलेक्ट कर लिया और इसको अलग रख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक। लेकिन अब जब इस तरीके की चीजें आनी है कि जीएसटी आनी है और स्मूथलेस सीमलेस ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस होना है, तो सेंट्रल ने क्या किया कि जीएसटी को डाला और उसके साथ में क्या डाल दिया, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, नाम लिख लीजिए फटाफट,
CGST बोलते हैं सेंट्रल जीएसटी, SGST बोलते हैं स्टेट जीएसटी, UTGST बोलते हैं यूनियन टेरिटरी का जीएसटी, और IGST इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये एक चीज और आ गई, ठीक। और एक टैक्स और आया इसके साथ में, उन्होंने एक और डाला जिसका नाम था जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो कुछ कुछ क्या डिस्कस हो जा रहा था, टाइप ऑफ द जीएसटीज। आपके लिए एक शॉर्ट हेडिंग इसकी बन सकती है, द टाइप्स ऑफ द जीएसटी। वन इज द CGST, सेकेंड इज द SGST, थर्ड UTGST, then IGST, then GST कंपनसेशन सेस। अब ये 5 प्रकार हो गए, ये आप अलग लिख लीजिए और इसको हम लोग अपने लेक्चर में कनेक्ट करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी के साथ कि कैसे इम्प्लीमेंट हो पाया। तो आप जो ये इनको दर्द बने हुए थे कि यार मेरे रेवेन्यू पे लॉसेस होंगे और दिक्कतें होंगी, इसके कारण अब सेंट्रल को करना क्या था, सेंट्रल ने क्या किया कि जब भी कोई सामान बिकेगा तो उस पर जो भी जीएसटी रेट है एक तो यूनिफॉर्म होगा। ये नहीं होगा कि कहीं पर 7% चल रहा है तो कहीं पे 10% चल रहा है तो कहीं 20 चल रहा है तो कहीं 22 चल रहा है, ये नहीं होगा। एक यूनिफॉर्म रेट होगा पूरी कंट्री में कि जो भी खरीदे बेचे उसे पता हो कि इस पे 28% है, इस पे 12% है, इस पे इतने % है। उसको ये ना सोचना पड़े कि इस स्टेट में दूसरा है, उस स्टेट में दूसरा है, वो 28 जगह की लिस्ट रखे अलग अलग। तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टैक्सेस हो गई। अब उसने कहा कि जो भी ये कलेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 28% जीएसटी है किसी प्रोडक्ट पर, तो आधा 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 सेंट्रल ले जाएगा CGST में और आधा SGST में स्टेट ले जाएगा, या अगर यूनियन टेरिटरी में ट्रेडिंग हो रही तो यूनियन टेरिटरी ले जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप बहुत ध्यान से, जो स्टेट किसी प्रोडक्ट पर फुल टैक्स लेते थे 100%, अब उनको क्या कहा जा रहा है कि आप आधा लेंगे और आधा सेंट्रल ले जाएंगे। दिक्कत समझ आ रही है आपको कि 2004 से 2016 या 17 कैसे हो गया। अब आप ही से कहा जाए कि आपकी जेब का जो पैसा है वो आधा आप इस्तेमाल करोगे, आधा हम इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं मानोगे, झगड़ा हो जाएगा घर में मम्मी पापा के साथ इसी टोके। तो या ये ही आपके साथ एक कंपल्सन लगा दी जाएगी, हाँ आपको जो पॉकेट मनी मिल रही है शर्त ये कि आधा यहाँ खर्च करोगे, तो आप बिल्कुल राजी नहीं होंगे। अरे यार तुम हमें कम दे दो थोड़ी, लेकिन खर्च तो हम अपनी मर्जी से करेंगे। बात आपको समझ आ रही है दिक्कत कहाँ थी सबसे ज्यादा? क्योंकि आप उन्होंने क्या बोला कि जो भी ये जीएसटी का रेट तय होगा इसका आधा CGST में जाएगा और आधा SGST में जाएगा। ठीक है, ये तो हो गए 2 टैक्स आपके। तीसरी दिक्कत कहाँ सबसे बड़ी आ रही थी? IGST, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी किस पे लागू हो रहा है बेटा? जहां भी कठिन लगने लग जाए या थोड़ा आपका मन लगे कि ये नहीं, तो आप हमको हिंट कर दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी कुछ और बात हो जाए उस दरमियान और आप मूड फ्रेश हो जाए, या आप अपने लेवल से आसान सवाल पूछ सकते हैं। कोशिश तो मेरी है कि क्लास को बहुत आसान रखना है, समझाने पे फोकस है, लिखाने पर उस पर ज्यादा नहीं है। तो IGST लागू हो रहा था हमारा, जो CGST जो आपका वो था CST पहले, मतलब सेंट्रल सेल टैक्स, जो इंटर स्टेट ट्रेड पे लागू होता था, वहां पे लागू हो रहा है। मतलब जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाएगा तो IGST लागू हो जाएगा, और IGST में जिस टैक्स रेट से वो प्रोडक्ट टैक्सेबल है वो पूरा पूरा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। फील कि पहले स्टेट गवर्नमेंट पे क्या रेजीम चल रहा था कि अगर कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जा रहा है तो वो अपना सेल टैक्स फुल कलेक्ट करती थी और CST के नाम पर 2 से 5% के बीच का टैक्स कलेक्ट करती थी और उसको सेंट्रल के लिए अलग रख देती थी। अब क्या हो रहा है कि अगर इंटर स्टेट ट्रेड है तो स्टेट को डायरेक्टली कुछ भी मिलने वाला फर्स्ट हैंड में नहीं है, सीधे सीधे IGST में चला जाएगा, और IGST का कंट्रोल या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है।
तो जो जो बिजनेस में या जो जो ट्रेड किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रही थी, वो तो पूरी की पूरी स्टेट के हाथ से जा रही थी। साइमल्टेनियसली जो विद इन द स्टेट हो रही थी, उनमें भी आधा आधा। ये सबसे बड़ा कंसर्न था जिसकी वजह से स्टेट्स को दिक्कत हो रही थी। समझ आती जा रही है आपको बात? ये बहुत बड़ा कंसर्न था। पॉलिटिक्स तो अपनी जगह पर है, लेकिन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यूज एंड इट यूजिबिलिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न और इशू क्रिएट हो रहे थे। दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग सच अ लॉन्ग टाइम टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां तक की बात क्लियर है? ऐसा करते हैं 2:42 एज पर माई वॉच, और 3 मिनट का हम आपको ब्रेक दे रहे हैं 2:45। इस दौरान आपने जो ये जितना डिस्कस हुआ है इस पे अच्छे से मंथन कर लीजिए, और जो क्वेरी आ रही हो पूछ लीजिए। यहां तक हम लोग मजबूत हो जाएं, फिर आगे डिस्कशन बढ़े। प्लीज टेक योर टाइम, 2 to 3 मिनट्स ले लीजिए। 2-3 मिनट का समय। ये जो 3-4 तरीके के टैक्स हुए, ये हुए, इनमें कुछ भी क्वेरी आ रही हो 2 मिनट में आप पूछ सकते हैं। सर आपने कहा था जो टैक्स होता है वो डेस्टिनेशन स्टेट को मिलता है। हाँ मतलब जैसे हमारा जो पहले वाला जो था, तो सर हाँ। डेस्टिनेशन स्टेट मतलब कौन सा? मतलब जैसे अगर दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहा है तो महाराष्ट्र को मिलेगा ना? जहाँ से बिक रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, दिल्ली। दिल्ली को मिलेगा। हाँ ओके ओके सर। ठीक है ना। जो भी हम्म। टैक्स है, तो इवेंट ऑफ ट्रेड, इवेंट ऑफ ट्रेड कहाँ पर हुआ? दैट इज द इवेंट बेस्ड। ये इवेंट कहाँ हुई? दिल्ली में। और ये तो सप्लाई की हम्म। प्लेस है। आप बंबई भेज दें या दिल्ली वाला दिल्ली में ही ले ले, दैट इज नॉट डेस्टिनेशन। मतलब इवेंट ऑफ सच ट्रेड, व्हाट इज टैक्सेबल इज द ट्रेड। Actually, what is taxable? The trade. And where this trade is happen? In which territory? Delhi. तो दिल्ली लेगा। क्लियर? सामान यस सर। पहुंचाना एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर। वो दिल्ली में रह रहा है तो बोल देगा भैया दिल्ली पहुंचा दो। वो गुड़गांव रह रहा है तो बोलेगा गुड़गांव पहुंचा दो। लेकिन घटना कहाँ घटी? दिल्ली में। अगर घटना दिल्ली में घटी है किसकी? ट्रेडिंग की, तो दिल्ली के लिए वो डेस्टिनेशन है, दिल्ली टैक्स लेगा उस पर। अब जो जो डिस्कस हुआ है पीछे उसको सारा मिलाइए जल्दी से फटाफट। और कोई क्वेरी आ रही है तो वो पूछ लीजिए। सर इंटीग्रेटेड जीएसटी एक बार समझा दीजिएगा दोबारा। ओके, ये तो पूरा पूरा टाइप्स में फिर से आएगा। अभी हम केवल आपको आइडिया दे रहे हैं कि जिससे आपका अभी आप प्रिपेयर हो जाओ कि आगे जो भी डिस्कस हो वो अच्छे से समझ आए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो डेस्टिनेशन आपका क्या हो गया? जहाँ से बिकना है, जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। अब केवल एक स्टेट की कल्पना कर लीजिए, यूपी की। यहाँ से कोई सामान बिका और महाराष्ट्र गया या एमपी गया, तो पहले के रिजीम में क्या हो रहा था? प्री जीएसटी रिजीम में कि टैक्स यूपी कलेक्ट करता था टैक्स डेस्टिनेशन बेस पर फुल, वट एवर द रेट, वट एवर द रेट। उसके अलावा जो आपका सीएसटी था एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए 2 से 5% के बीच में, वो भी कलेक्ट करता था सेंटर के नाम पे, और उसे अलग रख लेता था। ठीक, उसे अलग रख लेता था। अब क्या हुआ? अब अगर सरकार ये कहने लगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाएगा तो आप कुछ कलेक्ट नहीं करेंगे, ये आईजीएसटी में चला जाएगा, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। और अगर आपके यहाँ भी बिक रहा है विद इन द स्टेट, तो उसमें आधा चला जाएगा सेंट्रल जीएसटी के नाम और आधा चला जाएगा स्टेट जीएसटी के नाम। समझ आया आपको? इससे क्या हुआ? ये सबसे बड़े इश्यूज थे कि जिसकी वजह से स्टेट्स आर सो मेनी हिंड्रेंस रिगार्डिंग द रेवेन्यू सोर्स ऑफ देयर फ्यूचर। उनको बहुत सारी दिक्कतें थी कि फ्यूचर में यार हमारा रेवेन्यू का सोर्स और रेवेन्यू का कलेक्शन कितना होगा, कैसे चलाएंगे हम अपना स्टेट। तो अपने अलग अलग उनके पास इश्यू थे। एक कारण, ये सबसे बड़ा कारण है जो आपको लिखना चाहिए। अगर आपको ये लिखने को मिल जाए कि व्हाट आर द, अगर पूरा आ जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ द जीएसटी, तो उसमें जो हिंड्रेंस हैं और जब जो भी इसके हर्डल्स हैं उनमें आप इस पर बहुत फोकस कर सकते हैं।
the main issue, the sharing of the revenue, which was pre-GST regime, how it is going to happen, and after GST regime, how it is going to be happen. ठीक है। इसके बाद क्या इशू हुआ करते थे कि कोई स्टेट है वो कपड़े पे ले रहा है, मान लीजिए 5%, दूसरा स्टेट ले रहा है 8%। अब आप एक यूनिफॉर्म कर दोगे तो उस पर भी कई सारे स्टेट्स को दिक्कत आ रही थी। किसी के यहाँ की इंडस्ट्री मान लीजिए ऐसी है कि जो चाहती है कि हमें टैक्स पे कुछ रिलैक्सेशन मिले, लेकिन आपने तो यूनिफॉर्म कर दिया सर। या किसी एरिया में, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिक्स भी सबसे ज़्यादा होती है हर चीज़ में, कि कोई एक ऐसा एरिया है कि जिसपे वहाँ पर अगर कोई गवर्नमेंट को टैक्स में छूट दे रही है किसी प्रोडक्ट में, तो उससे कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ कम्युनिटी या वोटर उसके संतुष्ट हो रहे हैं, तो वहाँ भी दिक्कत आ रही थी। तो पॉलिटिक्स वाले एरिया पे हम जाते नहीं है, हम जाते हैं द डिफरेंस ऑफ द रेट्स पे। द डिफरेंस ऑफ द रेट्स भी स्टेट के लिए एक बड़ा इशू था। और दूसरा सबसे बिग कंसर्न, द कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड द शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू। कितना कलेक्ट होगा और कैसे बटेगा? ये जो सेंट्रल लेता चला जा रहा है, इसका करेगा क्या? तो हमारे ही पेट पे लात मारे दे रहा है, क्योंकि हम तो पहले इतना ले रहे थे इस रेट के हिसाब से। अब यहाँ भी आधा आधा करें, अपने जो राज्य में बिक रहा है उसके अलावा अगर इंटर स्टेट बिके तो हमें कुछ मिलेगा नहीं, वो तो IGST में चला जाएगा। इस कारण सो मेनी बॉटलनेक्स और कई सारी दिक्कतें इसमें आ रही थी। क्लियर? उसके लिए क्या हुआ बेसिकली कि कुछ हल्का सा बीच का रास्ता निकाला गया। अब जब आपको IGST जिस दिन हम क्लियर करेंगे या SGST क्लियर करेंगे कि जो सेंट्रल ले जाता है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे कैसे होता है, तब आपको ये सारा डिस्कशन बड़ी मदद करेगा और बड़ा आसान लगेगा उस समय आपको। जो आप IGST आज पूछ रहे हैं ये आज के लिए नहीं है बेटा, इसको हम लोग आगे लेंगे। IGST आप ये समझ लीजिए कि इंटीग्रेटेड GST एंड द रेवेन्यू कलेक्टेड थ्रू द IGST इज गॉन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इतना समझ लीजिए केवल। जब हम इसका पूरा एक क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ये जो टैक्स कलेक्ट होते हैं ये बटते कैसे कैसे हैं, उस दिन आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बस इस लेक्चर को आप याद रखिएगा या इसके मेन पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी हम केवल किस पे बात कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन में होने वाली दिक्कतें और इम्प्लीमेंटेशन में होने वाली दिक्कतों से कम आउट कैसे हुए, कैसे हम लोग ये 12, 15, 16 साल की जर्नी के बाद इसको इम्प्लीमेंट करा पाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है बेटा, अपने ऊपर रख के देख लो। अगर आपको महीने में 1000 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है और इसके साथ ये शर्त लगा दी जाए कि 500 जो है वो यहाँ खर्च होगा, 500 यही तुम्हारा, तो आप कतई राजी होने वाले नहीं है। ठीक, सेम विद द स्टेट्स। अब इसके रास्ते उस समय आपको समझ आएंगे जिस समय हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये बढ़ता कैसे। अभी आपको इतना समझ आ गया कि ये स्टेट के रेवेन्यू से कंसर्न है और इंटर स्टेट ट्रेड पर सीधे सीधे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लिए जा रही है, और विद इन द स्टेट जिसको हम इंट्रा स्टेट बोलते हैं उस पर आधा आधा हुआ जा रहा है। इतनी बात समझ आ गई है? इतनी अभी याद रखिए। अब इसकी बॉटलनेक को दूर करने के लिए 2 कदम उठाए। नंबर 1, द एडजस्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू, कि ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है इसका एडजस्टमेंट कैसे कैसे होगा। ये सेपरेट क्लास का क्वेश्चन है क्योंकि ये बड़ा इशू है। ये कैसे कैसे बटेगा, यानी स्टेट को क्या कुछ SGST का भी हिस्सा मिल सकता है, क्या स्टेट को कुछ IGST का भी हिस्सा मिल सकता है, मिलेगा तो कैसे मिलेगा। ठीक, और एक मैंने और बोला था आपको, क्या स्टेट को जो कंपनसेशन सेस, ये क्या बला है। ठीक, GST कंपनसेशन सेस जब आप लिखेंगे तो ये पूरे लिखेगा 5 टाइप्स में, वरना बच्चे अधिकतर क्या लिखते हैं, CGST, SGST, UTGST, बस यही रुक जाते हैं। IGST लिख देते हैं बहुत तेरे 4। आप कंपनसेशन सेस भी लिखिएगा, बिकॉज वो भी GST का एक हिस्सा है और वो भी रेवेन्यू कलेक्ट करता है। ठीक, सेपरेट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे हम एकदम अलग। ठीक है, तो ये सारे बॉटलनेक्स थे जो रेवेन्यू से रिलेटेड थे। अब इससे बचने के लिए एक बड़े अच्छा एग्जांपल आपको देंगे जिससे आपको समझ आने लग जाएगा कि चीजें कैसे थोड़ी हो रही हैं, क्योंकि वो आप अपने सामने देख रहे हो। कुछ चीजें जो हाई रेवेन्यू जनरेटिंग थी उनको गवर्नमेंट ने GST की रेजिम से बाहर छोड़ दिया, कि जिससे स्टेट राजी तो हो जाए कि जिनको GST की रेजिम में लिया ही नहीं। वो एग्जाम्पल आप देखते हैं
कि जैसे कभी पेट्रोल के रेट बढ़ते घटते हैं और आपको न्यूज़ पे दिखाता है वो कि दिल्ली में ये रेट, बम्बई में ये रेट, कलकत्ता में ये रेट, लखनऊ में ये रेट, और सब डिफरेंट होते हैं। क्या ये पॉसिबल है? अगर एक जीएसटी रिजीम है, एक इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, तो नहीं पॉसिबल है। कोई भी एक प्रोडक्ट आप उठा लो, पूरी इंडिया में एक रेट पे बिकेगा। ये पेट्रोल के केस में, डीजल के केस में और एटीएफ के केस में, एटीएफ मीन्स द एयर टर्बाइन फ्यूल, जो जहाज़ों में तेल इस्तेमाल होता है, इन जो ये जो केसेस हैं जिनमें ये जीएसटी का रिजीम नहीं लगाया गया, इनमें ये चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर अंडर, इवन आज तक भी दे आर अंडर द स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेशन रिजीम। वहाँ सेंट्रल ने हस्तक्षेप नहीं किया है, वहाँ जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं है, तभी आपको डिफरेंट रेट दिखाई देते हैं। न्यूज़ में दिखता होगा ना, पेट्रोल बम्बई में 100 रुपये इतने पैसे का, दिल्ली में 98 का, फलानी जगह 102 का। वाई दिस डिफरेंसेस? क्योंकि वो उनके स्टेट के हिसाब से चल रहा है। अभी यहाँ जीएसटी नहीं कूदी है, क्योंकि ये अच्छे रेवेन्यू जनरेशन सोर्स थे, तो ये एक बीच का रास्ता निकाला गया कि इनको हम अभी कवर अप नहीं करते, इनको हम कवर अप नहीं करते, इनको आप अपने हिसाब से अभी चला लीजिए, आगे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, समझ आता जा रहा है आपको? आगे कवर अप कर लेंगे, ये एक रास्ता था, नंबर 1। क्योंकि आज की क्लास का कंक्लूजन भी तो आपको मिलना चाहिए ना। प्रॉब्लम तो हमने बहुत सारी क्रिएट कर दी आपको कि यार ये राज्य ले जाता था और ये आधा बढ़ता था, अब ये पूरा केंद्र ले जाएगा, कहीं कहीं आधा केंद्र ले जाएगा। तो सो मेनी इश्यूज तो हमने आपके लिए क्रिएट कर दिए। अब उनके वन लाइन सोल्यूशन भी तो मुझे ही बताने हैं। वन लाइन सोल्यूशन में पहला पॉइंट कि कुछ आइटम छोड़ दिए गए जीएसटी से कि जिनके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पाई। एग्जाम्पल आपके लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जिनको आप अपनी न्यूज़ में देखते हैं कि आज दाम और बढ़े, आज गिरे, और हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट आपको दिख जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जीएसटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लागू नहीं है। एक रास्ता ये निकाला हुआ। दूसरा रास्ता शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू, ये भी एक सेकंड रास्ता है। ये आप लिखते चले। सेकंड रास्ता क्या है? टू मीट आउट द कॉम्प्लेक्सिटीज and the hurdles of the implementation of the GST, the sharing of the revenue which is collected by the central government. Means जो CGST है और जो IGST है, ये भी राज्यों को बांटा जाएगा, या इसमें भी राज्यों को हिस्सा दिया जाएगा, पर कब और कैसे, ये उसके लिए अलग क्लास है। ठीक, इनमें भी हिस्सा दिया जाएगा, इत्मीनान रखिए आप कि आपका जो आधा लिया गया है वो आपके काम आएगा कहीं ना कहीं, पर शर्तें ये हैं, इस हिसाब से आएगा। ठीक, दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये पर्टिकुलरली किस लिए लाया गया? टू इंश्योर द ह्यूज एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर लॉस ऑफ द स्टेट्स और द यूनियन टेरिटरीज। ये जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, इनको ये लग रहा था कि भविष्य में मेरा बड़ा ही ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो सकता है, तो इनको मीटअप करने के लिए क्या किया जाए? एक जीएसटी कंपनसेशन सेस लाए। अभी इतना लिख लीजिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल्कुल अलग से डिस्कस होगा, वरना अभी सब आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके दिमाग, क्योंकि आज खुद कई सारी नई बातें तो हो ही गई। 4-5 तरीके के जीएसटी की बात हो गई, उसके हर्डल्स हमने आपको मेन बता दिए कि क्या मेन दिक्कत थी। बाकी आप पढ़ोगे तो बहुत सारी दिक्कतें आपको मिलती रहेंगी। मेन दिक्कत रेवेन्यू अर्निंग एंड रेवेन्यू शेयरिंग, और states are assuming that they are going to be suffer the revenue losses by the implementation of the GST under the central control. Second hurdle was the different tax rates. ये दो बड़ी हर्डल हैं, बाकी जिस दिन हम लिखाएंगे उस दिन और सारी भी कुछ लिखा देंगे, लेकिन ये मेन है। आप जो बिजनेस स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, जो किसी इंटरव्यू में या कहीं भी आप डिस्कस करके अपने आप को अच्छे से स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके 3 रास्ते फिर से रटा दे रहा हूँ। कुछ आइटम्स को कवर अप नहीं करना जीएसटी में जिन पर कंसेंसस नहीं बन पाई अमंग द स्टेट एंड द सेंट्रल।
ठीक, शेयरिंग ऑफ द रेवेन्यू सेकेंड, और किसमें शेयर, क्योंकि जो स्टेट का आधा हिस्सा है वो तो उसे मिल ही रहा है, उसके अलावा क्या उसको सेंट्रल जीएसटी में कुछ हिस्सा मिल सकता है स्टेट को, या आईजीएसटी में मिल सकता है, मिल सकता है तो कब और कैसे। तीसरा, जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये 3 तरीके से सेंट्रल ने इसको ओवरकम करने की कोशिश की, या ओवरकम पूरी हमारी जो है वो इंडियन class which is involved or the stakeholders which is involved for the implementation of GST are able to implement। उसमें हम सबका नाम ले रहे हैं, नॉट नो पॉलिटिकल पर्सन, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, सारे उसके फाइनेंशियल ऑफिसर्स, सारे टेक्निकल एक्सपर्ट, सबका अपना अपना योगदान है और सबने इस पे काम किया। उसके बाद इन 3 आधार पर जो स्टेट्स की दिक्कतें थी उनको सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया, and then finally GST is going to be implemented in that। क्योंकि एक इशू है जो सबसे बड़ा है कि जो ये किन स्टेट में सबसे ज्यादा जीएसटी का रेवेन्यू जनरेट होगा भाई, जो कंजम्पशन बेस्ड स्टेट है। क्योंकि अब मान लीजिए कोई स्टेट प्रोडक्शन में बहुत बड़ा है और कंजम्पशन जहाँ ज्यादा हो रहा है, जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, वहाँ सबसे ज्यादा टैक्स टर्न होगा। तो इश्यूज उनको भी बहुत सारे थे कि जो लोग क्या थे, प्रोडक्शन बेस्ड थे। जिस स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हैं वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना सामान भेजेंगे तो वहाँ पे कौन सा टैक्स लग जाएगा, आईजीएसटी। उनको क्या मिलेगा, कुछ नहीं। आर यू गेटिंग ऑल ऑफ यू। कोई स्टेट है जिसके यहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा है, रियल सिनेरियो में इसको आप समझने की कोशिश करिए, इंटरेस्ट भी आएगा आपको। कोई स्टेट है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, उसके यहाँ पॉपुलेशन कम है, और या उस प्रोडक्ट का उसके अपने स्टेट में ज़्यादा यूज़ नहीं है। होता है ना, कोई सामान कहीं ज़्यादा बनता है, दूसरे स्टेट में ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो अपने स्टेट में तो बेच नहीं पाएगा, तो जो भी आपको एसजीएसटी वो तो मिल नहीं पाएगा, क्योंकि आपके स्टेट में तो बिक्री हो नहीं रही है। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ जाता है आईजीएसटी। अब आईजीएसटी आ रहा है तो उस स्टेट को, प्रोडक्शन स्टेट को लॉस ही लॉस है, उसे तो कुछ मिलना ही नहीं बेचारे को, प्रोडक्शन भी कर रहा है। अब जिस स्टेट में जाके सामान बिकेगा, सच स्टेट इज गोइंग टू कलेक्ट द एसजीएसटी, उसे मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो डेस्टिनेशन कनेक्ट विद द कंजम्पशन, यू कैन से दिस टैक्स इज कंजम्पशन बेस्ड। डेस्टिनेशन मींस कंजम्पशन, यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, वरना अगर ट्रांसफर हो रहा है तो ट्रांसफर हो रहा है तो आईजीएसटी लग रही है, तो उसे तो एसजीएसटी बेचारे को मिल ही नहीं पाएगा। तो वो स्टेट जो प्रोडक्शन स्टेट है, क्या उनको डिस्करेज कर रहे हो कि भैया प्रोडक्शन मत करो, तुमको तो टैक्स कलेक्ट ही नहीं होगा। ये भी एक बड़ा इशू था। ये आप अपने इश्यूज में लिखें कि प्रोडक्शन स्टेट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत थी कि वो सामान तो बनाएंगे लेकिन उनके यहाँ से तो चला जाएगा इंटर स्टेट ट्रेड के नाम पे और वो कलेक्ट होगा आईजीएसटी में। देन व्हाट दे आर गोइंग टू कलेक्ट अगेंस्ट द टैक्स, कुछ नहीं मिलने वाला उन्हें। तब क्या होगा। तो ये सारे इश्यूज इसमें थे। इसके लिए वो 3 पॉइंट मैं फिर उस पर लाऊंगा आपको, आईजीएसटी का यूज कैसे हो, इससे उनकी समस्या हल हो रही होगी उन स्टेट जो प्रोडक्शन वाले। ठीक, फिर कंपनसेशन सेस। तो कुछ कुछ आइडिया आप लोगों को हुआ। अब पढ़ाई की बात नहीं करते, कई सारे कॉन्सेप्ट, कई सारी चीजें डिस्कस हुई। नाउ योर क्वेश्चंस, आप अपने कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं, कोई और शेयरिंग है तो वो भी आप कर सकते हैं प्लीज। नाउ इट्स योर टाइम। प्लीज बेटा समझते चलना तो आप बहुत अच्छा रहेगा। बड़ा अच्छा आपका क्लास का इन्वायरमेंट है, तो समझते चलिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और समझने के लिए पूछना भी बहुत जरूरी है, शर्माइए मत। प्लीज रेज द क्वेश्चंस। यार ये स्टेट बड़ी खतरनाक होती है भैया।
बिल्कुल चुप्पी वाली, ये दो चीज का वो देती है। या तो पूरी तरीके से समझ आ गया है, सर मैं तो या यार कंफ्यूज। कुछ। हाँ सर आ गया समझ। ये सर, ओके ठीक। तो वेरी नाइस, सारा आप लोगों को आ चुका है, नो क्वेश्चन सर। ओके आ गया ऑलमोस्ट, वेरी गुड। तो आप लोग एक काम करिए, इसकी कोई भी बुक या ऑनलाइन टेक्स्ट का भी आप सपोर्ट लेते रहिए, तो जो ये डिस्कशन हो रहे हैं वो आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, नोट उतना करिए जितना बता दें हम, तो वो आपके लिए पूरी तरीके से काम का हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी जो है वो नई नई चीज़ों के साथ हो गई है। कल हम इसका जीएसटी कंपनसेशन सेस वाला एरिया कवर करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या थ्योरेटिकल चीज़ें हुई, कब किसने रखा इसको, कौन सी फिर सरकार ने रखा, फिर ये कौन सा अमेंडमेंट लेके आए, कब ये गया वहाँ पर लोकसभा में, कब राज्यसभा में गया, ये सब भी नोट डाउन करा देंगे, क्योंकि लिखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। ठीक, तो ये करा देंगे कल, और जीएसटी कंपनसेशन सेस पर डिस्कस करेंगे, तो आपका एक और अच्छा क्लियरिटी आएगी इस पर, जो अंडरस्टैंडेबिलिटी आपकी बनी होगी। तो आप इस जीएसटी कंपनसेशन सेस को देख के आइएगा थोड़ा सा कि क्या होता है ये, तो आपको आसानी होगी। ठीक, और सेकेंडरी इसको देख के आइएगा कि इसका जो फ्लो ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है वो कैसे चला, क्या बनी कमेटी बनी, फिर उसने कहाँ पर क्या रखा, क्योंकि लिखने में तो ये सब भी लिखना पड़ता है ना। ठीक है, और फिर मंडे की क्लास के लिए हम लोग का असाइनमेंट है कि कितने जीएसटी के पहले टैक्स चला करते थे, उनका सिस्टम क्या क्या हुआ करता था, तब आपको समझ आएगा कि जीएसटी कुछ भी नया नहीं है, उनके सबके ऊपर एक अम्ब्रेला है। ये मैंने पहले भी बोला है। ठीक, आपके वैट चल रहे थे, क्या क्या चल रहे थे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनकी जगह पे जो जीएसटी आया उसने क्या काम किया, क्या अलाइनमेंट किया, क्या कोऑर्डिनेशन किया, ये भी देखना रहेगा हम लोग को। ये मंडे को डिस्कस करेंगे। तो कल के लिए हम लोग का टॉपिक हो गया जीएसटी कंपनसेशन सेस एंड द डाउट्स ऑफ दिस क्लास। अच्छे से इसको आप घर पे जाके आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेस हैं उनसे देखिए, और जो भी डाउट आए उनको क्लियर आउट करिए, और इन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, और इम्प्लीमेंटेशन के जो जर्नल चीज़ें हुई उनको डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ देन वेरी गुड मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नाउ want to close the meeting. थैंक यू सर। Okay beta, thank you, थैंक यू सर। thank you beta, thank you all of you.